दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हम सबके YouTube चैनल डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे पर। मैं दिनेश कुमार पांडे। आइए चलते हैं आज शिक्षा में आदर्शवाद, आइडियलिज्म इन एजुकेशन विषय पर बात करते हैं। तो शिक्षा और दर्शन के संबंध में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। शिक्षा दर्शन, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन में संबंध क्या है। आज उसी विचारधारा में आगे चलते हैं और आदर्शवाद की बात करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि दर्शन मानव जीवन के तरह तरह के अनुभवों से प्राप्त एक निष्कर्ष है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। दर्शन जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है। जीवन में कुछ आदर्शों की स्थापना होती है जिससे जीवन रूपी नौका आगे बढ़ती रहती है। और आदर्श निर्माण की प्रक्रिया से ही क्या होता है, विचारों का निर्माण होता है। विचारों के निर्माण की यदि प्रक्रिया देखें तो विचार का जो निर्माण है, जो विचार निर्माण की बात करते हैं, तो विचार निर्माण देखा जाए तो वैसे यह सामान्यतः मनोवैज्ञानिक होता है, लेकिन फिर भी यहां मनोवैज्ञानिक होते हुए भी यह दार्शनिक प्रक्रिया है। विचार निर्माण यहां क्या है, वह दार्शनिक प्रक्रिया है। तो आदर्शवाद की बात करते हैं। उस दार्शनिक विचारधारा में आदर्शवाद, आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो आदर्शवाद जीवन की सबसे पुरानी विचारधारा है। भारत में ऋग्वेद काल से ही इसका प्रभाव व्यक्तियों, विचारों एवं व्यवहारों पर था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ थे। ये चार क्या थे? ये चार पुरुषार्थ थे जिसमें धर्म केंद्र पर था। जिसमें धर्म कहाँ था? केंद्र बिंदु पर था और वही शेष तीनों को नियंत्रित करता था। ये हमारे वैदिक काल, ऋग्वेद काल की बात है। पाश्चात्य देशों में सुकरात और उनके शिष्य प्लेटो आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। प्लेटो के अनुसार संसार भौतिकता में नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता कहाँ है? उसकी वास्तविकता प्रत्ययों या विचारों में है। मन द्वारा क्या होता है? मन द्वारा प्रत्ययों का निर्माण होता है। यहां प्रत्यय का आशय जो है वह आइडिया से है और इन्हीं प्रत्ययों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यह विचार किसका है? यह विचार प्लेटो का है। प्लेटो मन एवं तर्क को प्रमुखता देता है और इसी के आधार पर मन और तर्क को प्रमुखता देकर इसी के आधार पर तीन शाश्वत विचारों सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की उत्पत्ति मानता है। वस्तु जगत को क्षणभंगुर और असत्य मानता है। वस्तु जगत को प्लेटो क्षणभंगुर और असत्य मानता है, जो पवित्र एवं संतानहीन नहीं पैदा करता। पवित्र एवं संतान नहीं पैदा करता। वास्तविक जगत की बात करता है तो वास्तविक ज्ञान, विचार जगत से उत्पन्न होता है। प्लेटो के पश्चात इस विचारधारा को डेकार्टे ने आगे बढ़ाया और उन्होंने द्वित्व सिद्धांत, ड्यूलिज्म स्थापित किया। वहीं स्पिनोजा तत्व सिद्धांत, स्पिनोजा ने तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके अनुसार ब्रह्मांड में एक ही तत्व है। उन्होंने तत्व सिद्धांत में क्या कहा कि ब्रह्मांड में एक ही तत्व है जिसे ईश्वर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे ईश्वर कहते हैं। आध्यात्मिक वास्तविकता अस्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां जब बात करते हैं डेकार्टे महोदय की,
कि जो आदर्शवादी विचारधारा को बढ़ाते हुए द्वित्व सिद्धांत संस्थापित किए थे, तो उनका ये मानना था कि ईश्वर ने मन एवं पदार्थ दोनों की रचना की। डेकार्टे महोदय का मानना था कि ईश्वर ने मन और पदार्थ दोनों की रचना की है। मन चेतन और पदार्थ अचेतन होता है। मन क्या होता है? मन चेतन और पदार्थ अचेतन, ये डेकार्टे महोदय का मानना था। तो इन्होंने अपने द्वित्व सिद्धांत में मन और पदार्थ की बात की और ये कहा कि ये दोनों ईश्वर की रचना है, ईश्वर द्वारा रचना की जाती है और मन चेतन तथा पदार्थ अचेतन होता है। देखा जाए तो सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के रूप में भी इसकी विवेचना मिलती है। इसकी विवेचना प्रकृति और पुरुष के रूप में कहाँ मिलती है? सांख्य दर्शन में। प्रकृति और पुरुष की विवेचना कहाँ मिलती है? सांख्य दर्शन में। भारतीय दर्शन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण प्रतिपादित है, जिसमें कहा गया कि जीव ईश्वरमय हो जाता है। अब बात करते हैं किसकी? आदर्शवाद का अर्थ, कि आदर्शवाद का क्या अर्थ है। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आदर्शवाद अंग्रेजी के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह दो शब्दों आइडिया और इज्म का मेल है और इन दोनों शब्दों का जो समुच्चय है, यानी जो निर्मित शब्द है, उसका तात्पर्य आदर्शवाद या विचारवाद के रूप में आता है, विचारवाद से है। और इस सिद्धांत के अनुसार अंतिम सत्ता कहाँ होती है? अंतिम सत्ता विचारों की होती है, आइडियाज की होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्ता को क्या मानता है? आध्यात्मिक सत्ता को अंतिम सत्ता मानता है। आज इसीलिए आदर्शवादियों को मनवादी, मेंटलिस्ट या आत्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना भी ठीक होगा। अब बात करते हैं आदर्शवाद की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो हॉर्न महोदय के अनुसार आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। यहां मानना था विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति क्या है? मानसिक है और भौतिकता की बुद्धि के द्वारा व्याख्या की जाती है। डी.एम. दत्ता महोदय ने आदर्शवाद की परिभाषा दिया कि आदर्शवाद के सिद्धांत हैं जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। वहीं जे.एस. रॉस महोदय ने परिभाषा दिया, आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप से है, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि संसार का उत्पादन कारण मन तथा आत्मा है, कि वास्तविक स्वरूप मानसिक स्वरूप का है। जो वास्तविक स्वरूप होता है वो किसका है? वह मानसिक स्वरूप का है। आदर्शवाद की विशेषताओं की बात करते हैं। तो आदर्शवाद की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि मन की सत्ता सर्वोत्तम। मन की सत्ता सर्वोत्तम। तो आदर्शवादी मन को क्या मानते हैं? आदर्शवादी मन को वास्तविकता मानते हैं। उनका यह मानना है कि मन क्या है? मन वास्तविक है और इसी मन के द्वारा क्या होता है? प्रत्ययों का निर्माण होता है। इसी मन के द्वारा प्रत्ययों का निर्माण होता है।
और मन की सुंदरता से सुंदर जगत का निर्माण होता है, या मन की सुंदरता से सुंदर जगत दिखता है। और मन ही सत्यम शिवम और सुंदरम, यही मन ही क्या करता है? मन ही सत्यम शिवम एवं सुंदरम जैसे ईश्वरीय गुणों को उत्पन्न करता है। दूसरी विशेषता, आत्मा एवं परमात्मा में विश्वास। तो संपूर्ण संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति, मानना क्या है कि संपूर्ण संसार क्या है? वह ईश्वर की अभिव्यक्ति है, ईश्वर की अभिव्यक्ति। मनुष्य क्या बल्कि सभी जीव ईश्वर के अंश हैं। मनुष्य ही क्या बल्कि सभी जीव को क्या माना? सभी जीव ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह चिरंतन और अनश्वर है। सर्वोत्तम ज्ञान आत्मा का ज्ञान, ये आदर्शवादियों का मानना था। तीसरी विशेषता, मनुष्य में विश्वास। तीसरी विशेषता आदर्शवाद की, मनुष्य में विश्वास, अर्थात मनुष्य क्या है? मनुष्य सर्वोत्तम जीव है। मनुष्य को उन्होंने क्या माना? मनुष्य सर्वोत्तम जीव है, क्योंकि उसके पास चिंतन, मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास चिंतन के साथ साथ तर्क है, बुद्धि जैसे विशेष गुण निहित होते हैं। जीवन के जितने भी पहलू, ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता आदि, सभी का उद्घाटन मनुष्य की विचार शक्ति के द्वारा होता है। इसलिए मनुष्य में विश्वास की बात की है। चौथा आपका विशेषता, चरम लक्ष्य आध्यात्मिक वास्तविकता की अनुभूति है। तो मनुष्य तीन प्रकार से व्यवहार करता है। मनुष्य का व्यवहार तीन प्रकार से होता है। एक, उसका व्यवहार ज्ञानात्मक होता है, एक व्यवहार उसका भावात्मक होता है, और तीसरा उसका क्रियात्मक होता है। मनुष्य का व्यवहार तीन प्रकार से होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और इनके द्वारा मनुष्य ईश्वर की अनुभूति करता है। अर्थात इन्हीं व्यवहारों के आधार पर मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ईश्वर की अनुभूति करता है। फिर बात करते हैं अगली विशेषता, विभिन्नता में एकता। तो विभिन्नता में एकता की जो बात है, तो इसमें संपूर्ण संसार पर क्या है? ईश्वर का नियंत्रण। इसमें संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण संसार पर क्या होता है? ईश्वर का नियंत्रण होता है। ईश्वर का नियंत्रण होता है, और उसी की अभिव्यक्ति पदार्थ, जीव, वनस्पति, नदी, जल, पहाड़ आदि, अर्थात संसार में सभी उसी से जुड़े, अर्थात ईश्वर से जुड़े हुए हैं। वहीं अगली विशेषता कहती है कि आदर्शवादी मूल्यों, आदर्शों एवं सद्गुणों में विश्वास करते हैं। अगली विशेषता है सातवीं, आदर्शवाद व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का लक्ष्य रखता है। राज्य मानव समुदाय नहीं, वरन यह परिपूर्ण विवेक है। राज्य को, आदर्शवादियों का मानना है कि राज्य मानव समुदाय नहीं, वरन यह परिपूर्ण विवेक है। और मानव समुदाय के लिए राज्य नैतिकता का मान्य एवं मूर्त रूप है। नैतिकता का मान्य एवं मूर्त रूप है। राज्य की कोई भौतिक सत्ता नहीं,
यह तो केवल मानसिक वस्तु है। अगली विशेषता कहता है कि मानव जीवन महत्वपूर्ण है, इसका कोई लक्ष्य जीव यंत्रवत नहीं हो सकता। यहां सबसे बड़ी बात जो कही गई है कि वह यंत्रवत नहीं हो सकता। और अगली विशेषता, वस्तु की अपेक्षा विचार सर्वमान्य है, अर्थात वस्तु की अपेक्षा विचार को मान्यता है कि विचार ही सर्वमान्य है और विचार ही सत्य एवं वास्तविक है। अब बात करते हैं किसकी? आदर्शवाद के आधार की, कि आदर्शवाद का आधार क्या है। तो विद्वानों ने इसके 4 प्रमुख आधार बताए, जिसमें पहला आदर्शवाद का आधार क्या है? विचार है। इसीलिए आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा गया। आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा गया। विचार अंतिम और सार्वभौमिक होता है। विचार क्या होता है? विचार अंतिम व सार्वभौमिक होता है। इन्हीं विचारों के द्वारा ही जगत का निर्माण होता है, अर्थात इन्हीं विचारों के द्वारा क्या होता है? जगत का निर्माण होता है। तो विचारों में ही क्या होता है? विचारों में ही सत्यम शिवम सुंदरम के ईश्वरीय गुण क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, उसी में विद्यमान होते हैं। मनुष्य अमर नहीं होता, परंतु विचार क्या है? विचार अमर होते हैं। वही दूसरे आधार की बात करें तो दूसरा आधार क्या है? आत्मा। आदर्शवाद का आधार आत्मा। तो आत्मा को देखा जाए तो आत्मा के ज्ञान को सर्वोत्तम माना गया है। जो आत्मा है, आत्मा के ज्ञान को क्या माना गया? इसे सर्वोत्तम माना गया। आत्मा के ज्ञान को सर्वोत्तम माना था। आदर्शवादियों का मानना था कि 2 प्रकार का संसार होता है। एक इंद्रिय जगत। इनके अनुसार मानना क्या है कि संसार 2 प्रकार का होता है। जो संसार है वह 2 प्रकार का होता है। एक आपका इंद्रिय जगत होता है और दूसरा आपका अतीन्द्रिय जगत होता है। दूसरा आपका अतीन्द्रिय जगत होता है। तो इंद्रिय जगत वस्तु जगत है। इंद्रिय जगत क्या है? इंद्रिय जगत वस्तु जगत है। और अतीन्द्रिय जगत की बात करें तो यहां सभी जीवों को आत्मा और परमात्मा का अंश माना गया, यानी जीव की आत्मा परमात्मा की अंश है। और वहीं इंद्रिय जगत वस्तु जगत, जिसे इंद्रिय के अनुभवों से प्राप्त किया जाता है, इसे क्या होता है? यहां इंद्रिय के अनुभव से प्राप्त किया जाता है। और वस्तु जगत इंद्रिय अनुभवों से परे होते हैं। इन्हें आत्मानुभूति द्वारा ही जान सकते हैं। यहां जो वस्तु जगत की बात करते हैं, यह किसके द्वारा जान सकते हैं? इसे हम आत्मानुभूति के द्वारा ही जान सकते हैं। अतः ज्ञान के द्वारा ही वास्तविक संसार की संरचना का दर्शन किया जा सकता है। फिर तीसरी आधार की हम बात करते हैं। तीसरा आदर्शवाद का आधार तर्क एवं बुद्धि। तो सर्वोत्तम ज्ञान अर्थात आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क और बुद्धि की क्या होती है? तर्क और बुद्धि की आवश्यकता होती है। मनुष्य तर्क द्वारा ही विचार प्राप्त करता है। मनुष्य क्या करता है? इसके अंतर्गत आदर्शवादियों ने बताया कि मनुष्य तर्क द्वारा
क्या करता है? विचार प्राप्त करता है, तर्क द्वारा विचार प्राप्त करता है। फिर अगले आधार की बात करते हैं। आदर्शवाद का आधार क्या है? मानव है। तो मानव वह प्राणी है जो क्या करता है? तर्क, चिंतन, कल्पना कर सकता है। मानव वह प्राणी है जो क्या कर सकता है? जो तर्क, चिंतन व कल्पना कर सकता है। उसमें विवेक की क्षमता है। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या होती है? मानव में विवेक की क्षमता होती है। और मानव में जो आत्मा होती है वह वास्तव में विभिन्न उच्च शक्तियों से युक्त होती है। उसमें तर्क, बुद्धि, मूल्य, धर्म, आध्यात्मिक सत्ताएं होती हैं। आदर्शवादी शिक्षा के रूप, आदर्शवाद में शिक्षा का रूप की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो ये क्या है? इस वाद का समर्थन जो है बर्कले द्वारा किया गया था। अर्थात इसका समर्थक कौन था? इसका समर्थक बर्कले था। बर्कले महोदय व्यक्तिनिष्ठ आदर्शवाद के समर्थक थे और उनका मानना था कि सारी सत्ता आत्मा और अनुभवों की है। इसमें उनका क्या मानना था कि सारी सत्ता, जितनी भी सत्ता है वह किसकी है? वह आत्मा और अनुभव की। उन्होंने सारी सत्ता को माना आत्मा व अनुभव की। और लाक प्रधान या गौणों को क्रमशः द्रव्य और मानसिक क्षमता माना। दूसरे की बात करते हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो वस्तुनिष्ठ, इसका समर्थक प्लेटो थे। इसके समर्थक कौन थे? इसका समर्थन किया प्लेटो ने। और इनका मानना था कि सत्ता विचारात्मक तो है। इनका यह मानना था कि सत्ता क्या है? विचारात्मक तो है, परंतु वह हमारी व्यक्तिगत आत्माओं पर निर्भर नहीं है। विचारात्मक तो है लेकिन व्यक्तिगत जो आत्मा पर निर्भर नहीं। व्यक्ति विचार की बात तो करता है लेकिन व्यक्तिगत आत्मा पर निर्भर न होने की बात करता है और प्रत्यय स्वतंत्र एवं दैवी सत्ता का निर्माण करते हैं। इन्हीं प्रत्ययों के कारण वह सर्वोत्तम गुणों का विकास करता है। अगली बात करते हैं प्रपंचात्मक आदर्शवाद। तीसरा आपका है प्रपंचात्मक आदर्शवाद। इस विचारधारा के समर्थक कांट महोदय थे। इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? कांट महोदय। कांट ने बर्कले के विपरीत वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। इन्होंने क्या किया? कांट महोदय ने वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। और कांट का आदर्शवाद अन्य दार्शनिकों से व्यापक रूप है। उन्होंने नैतिक मूल्यों, अनुभवों को भी वास्तविक जगत की वस्तु माना है और पदार्थ का ज्ञान अज्ञेय और हम जो जानते हैं वह प्रपंचात्मक ज्ञान है। अर्थात उन्होंने जो प्रपंचात्मक की बात किया, हम जो जानते हैं वह क्या है? प्रपंचात्मक ज्ञान है और जो पदार्थ का ज्ञान अज्ञेय है। फिर अगला आपका आता है निरपेक्ष। अगला आपका है निरपेक्ष
आदर्शवाद की बात करते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो इस दर्शन के प्रणेता कौन थे? फिक्टे महोदय। इसके प्रणेता फिक्टे महोदय थे और उनका मानना था कि सारी सत्ता आत्मा है। इस विचार को हेगल ने आगे बढ़ाया और कहा कि विश्व में जो कुछ होता है वह नियम के अधीन होता है और जो कुछ वास्तविक है वह विवेक युक्त है। फिर अगला आपका आता है शिक्षा का रूप, ऐतिहासिक आदर्शवाद। हिस्टोरिकल आइडियलिज्म की बात करते हैं तो क्रोसे और जंटाइल ऐतिहासिक आदर्शवाद के प्रणेता थे। कौन कौन थे? क्रोसे, इसके प्रणेता क्रोसे एवं जंटाइल। ये कौन थे? ये इसके प्रणेता, किसके? ऐतिहासिक आदर्शवाद के। और इनके अनुसार मन स्थिर ना होकर गतिशील है और कथन ना होकर कार्य है। वे इतिहास को एक ऐसी सतत प्रक्रिया मानते हैं। क्रोसे और जंटाइल महोदय इतिहास को क्या मानते हैं? इतिहास को ये सतत प्रक्रिया मानते हैं। ऐसी सतत प्रक्रिया है जो भूतकाल के गौरव के साथ भविष्य में रूपांतरित हो जाती है। इतिहास दर्शन जो है, दर्शन का इतिहास है। ये क्रोसे और जंटाइल महोदय के विचार। फिर आपका अगला आता है रोमांचवादी आदर्शवाद। आपका अगला आता है रोमांचवादी आदर्शवाद। रोमांटिक आइडियलिज्म की बात करते हैं तो रोमांचवादी आदर्शवाद यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यह विचारधारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी से प्रारंभ हुई और इसके समर्थक शिलर, ह्यूम आदि दार्शनिक थे। इसके समर्थक कौन थे? शिलर और ह्यूम महोदय थे। ये इसके कौन थे? समर्थक थे। और इनका विचार था कि हम अपने मस्तिष्क के में एक चित्र बना लेते हैं, यह अंदर की दुनिया। ह्यूम और शिलर महोदय के अनुसार हम अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं? एक चित्र बना लेते हैं। मस्तिष्क में एक चित्र बना लेते हैं, यह अंदर की दुनिया है। हमारा बहुत सा कार्य इसी काल्पनिक दुनिया से प्रभावित होता रहता है। रोमांचकवादी की दृष्टि से मन की दुनिया असली दुनिया है। इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि जो मन की दुनिया है, मन की दुनिया को ही क्या मानते हैं? मन की दुनिया असली दुनिया। अब अंत में आते हैं, अंतिम शिक्षा के रूप की बात करते हैं तो वो है आपका आधुनिक आदर्शवाद, मॉडर्न आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो आधुनिक आदर्शवाद पर वैज्ञानिक विचारों का बहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान भी इससे प्रभावित लगता है। आज के वैज्ञानिक ने मन, ईश्वर, आत्मा, नैतिकता के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। जोन्स ने गणितीय आदर्शवाद को महत्व दिया। किसने? जोन्स महोदय ने गणितीय आदर्शवाद, जोन्स महोदय ने क्या दिया है? गणितीय आदर्शवाद की बात की। अब बात करते हैं किसकी? आदर्शवाद और शिक्षा की। तो आदर्शवाद में भौतिक जगत को महत्व नहीं दिया जाता है, वरन
आध्यात्मिक जगत की सत्ता को वास्तविक माना जाता है। इसमें पदार्थों के स्थान पर विचारों, आदर्शों, मनस, नैतिकता आदि पर बल दिया जाता है और मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है। इसमें शिक्षा को व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक हार्मोन हेटिल हॉर्न का कथन है कि व्यक्तित्व निर्माण में तीन शक्तियां काम करती हैं: वातावरण, वंश परंपरा और संकल्प शक्ति। तो शिक्षा कोई चौथा तत्व न होकर शिक्षा इन्हीं तीनों के सहयोग से चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात वातावरण, वंश परंपरा और संकल्प शक्ति के सहयोग से चलने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा है। यह आदर्शवादियों का मानना है। इमर्सन कहा करते थे, मनुष्य ही सब कुछ है, वातावरण कुछ नहीं। मनुष्य ही सब कुछ है, वातावरण कुछ नहीं। फिर यहां संकल्प शक्ति की बात आई थी। संकल्प शक्ति के विकास के लिए हॉर्न महोदय ने 8 बातें बताई हैं। पहला, संकल्प शक्ति की शिक्षा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ पाठों की प्रणाली, विधि का प्रयोग नैतिकता में। संकल्प शक्ति का संकेत कर देना चाहिए। प्रश्नों पर प्रारंभ से बल देना चाहिए। सच्चा अनुशासन होना चाहिए। पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ भौतिक, प्राकृतिक और सामाजिक तथ्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। फिर आचरण को संयमित करने के कुछ विचार दिए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नीति की शिक्षा दी जाए और चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जाए। ये संकल्प शक्ति विकास के लिए हॉर्न ने 8 बातें बताई थी। अब बात करते हैं आदर्शवादी शिक्षा का अर्थ। तो आदर्शवादी शिक्षा का अर्थ सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति है। सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति। ब्रह्मांड के से सत्य की खोज करना शिक्षा का कार्य है। ब्रह्मांड से सत्य की खोज करना शिक्षा का कार्य है और सत्य क्या है इसकी विवेचना मन के द्वारा होती है। सत्य क्या है इसकी विवेचना मन के द्वारा होती है। अंतिम सत्य निरपेक्ष होता है। आदर्शवादी की मान्यता है कि ईश्वर, आत्मा, निरपेक्ष मनस सत्य है। परम सत्ता का ज्ञान ही सत्य काम है। शिवम क्या है? शिक्षा इसका भी ज्ञान कराती है। शिक्षा इसका भी क्या कराती है? इसका ज्ञान कराती है। आदर्शवादी कहते हैं निरपेक्ष सत्ता अर्थात ईश्वर का अनुकरण करके ही शिव या अच्छाई प्राप्त की जा सकती है। इनके विचार से जब मनुष्य का आधार सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार होता है तभी हम उसे कल्याण या शिव या अच्छा कहते हैं। वहीं सुंदर क्या है? आदर्शवाद मानता है कि निरपेक्ष सत्ता ईश्वर सुंदर है और इस संसार में जो कुछ सुंदर दिखाई दे रही है उसी की प्रतिच्छाया है। अब बात करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है आत्मानुभूति का उद्देश्य। तो आत्मानुभूति मानव जीवन का लक्ष्य। आत्मानुभूति के लिए यहां हम बात करें तो मानव जीवन का लक्ष्य होता है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। यानी वो क्या करे? वह वास्तविक स्वरूप को पहचाने। और उस वास्तविक स्वरूप को पहचाने ही नहीं, उस
को पहचाने और उसकी क्या करे, उसकी अनुभूति करे। मनुष्य वास्तविक स्वरूप को पहचाने और उसकी अनुभूति करे। या शिक्षा का लक्ष्य होता है कि बालक को इस योग्य बनाए जिसमें वह लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सुकरात महोदय कहा करते थे कि अपने आप को पहचानो। सुकरात महोदय कहा करते थे अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो। तो इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वह अपने आप को पहचान कर शांत हो जाएगा, वरन ज्ञान और सद्गुणों को प्राप्त करेगा। तो शिक्षा के द्वारा जब उसे आत्मज्ञान होगा तो उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति का उद्देश्य। दूसरा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। तो निरपेक्ष सत्ता के स्वरूप को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जाना जा सकता है। किसके रूप में? सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में जाना जा सकता है। तो ये इन्हीं गुणों को पहचानकर सर्वोच्च सत्ता के यानी गॉड, ईश्वर के समीप पहुंच सकता है। सत्य निरपेक्ष है, यह अविनाशी है, सार्वकालिक व सार्वभौमिक है, और जो सत्य है वही क्या है? वही शिव है। इसका दर्शन भौतिक जगत में नहीं हो सकता है। इसे आत्मज्ञान द्वारा आध्यात्मिक संसार में देखा जा सकता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य एक दूसरे से संबंधित हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, और यही शाश्वत मूल्य हैं। इन्हीं की प्राप्ति करने का उद्देश्य आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया गया, या कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य इन्हीं शाश्वत उद्देश्यों, शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर अगला आपका उद्देश्य है अनेकता में एकता का उद्देश्य। संपूर्ण जगत देखने में विभिन्न रंगों का दिखता है, उसमें बहुत सारी विविधताएं दिखती हैं, लेकिन सभी की उत्पत्ति कहां से हुई? परमात्मा से हुई है। मनुष्य जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय आदि सभी रूपों में उसी का प्रतिनिधि है, और सभी ईश्वर के अंश मात्र हैं। तो इससे उद्देश्य की प्राप्ति से अहम की भावना या मैं की भावना नष्ट हो जाएगी, और क्या होगा? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसी प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और चौथा उद्देश्य सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान करना है। वहीं रस्क महोदय का कथन था, रस्क महोदय का, कि शिक्षा को मानव जाति के इस योग्य बनाना चाहिए कि वह संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके। विवेक शक्ति का विकास करना अगला उद्देश्य था। विवेक शक्ति, तो विवेक शक्ति आदर्शवादी विचारक विवेक शक्ति के विकास पर अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार तर्क एवं बुद्धि से विवेक शक्ति विकसित होती है, और यही विवेक आत्मा का ज्ञान कराता है। शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादी शिक्षा अपना उद्देश्य आध्यात्मिक और शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करना मानते हैं, और ये शाश्वत मूल्य क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। सांस्कृतिक विरासत की वृद्धि उद्देश्य में, तो आदर्शवाद के अनुसार हम बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक
सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मानसिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक पक्षों का समुचित विकास हेतु सदैव सक्रिय रहा है। पवित्र जीवन की तैयारी, तो शिक्षा का उद्देश्य बालक को पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना। फ्रॉबेल महोदय ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र और कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। बात करते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो प्लेटो महोदय के अनुसार प्लेटो महोदय ये कट्टर, टाइपिंग मिस्टेक है, शुद्ध कर लीजिएगा, कट्टर, प्लेटो एक कट्टर आदर्शवादी। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। उसने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम में ये ही विषय रखे जाएं जिनसे आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। तो प्लेटो महोदय ने जो पाठ्यक्रम का स्वरूप बताया उसमें उन्होंने कहा मानव क्रियाएं को उन्होंने 3 रूपों में बांटा। एक को कहा मानसिक, दूसरे को कहा सौंदर्यात्मक और तीसरे को कहा नैतिक। तो भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान को मानसिक में रखा, कला और कविता को सौंदर्यात्मक में, धर्म, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र को नैतिक के अंतर्गत रखा। हर्बर्ट महोदय के विचार, तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य नैतिकता का विकास है। अतः पाठ्यक्रम में साहित्य, इतिहास, कला, कविता, संगीत आदि साहित्यिक विषयों को मुख्य तथा भूगोल, विज्ञान, गणित आदि विषयों को गौण स्थान दिया। वहीं नन महोदय के विचार के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादी। नन का शैक्षिक दृष्टिकोण क्या था? व्यक्तिवादी। नन के अनुसार विद्यालय का कर्तव्य कि वह आध्यात्मिक शक्ति और ऐतिहासिकता को बनाए रखे तथा उसके भविष्य को उज्जवल बनाए। नन के अनुसार पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों या क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जो इस दृष्टिकोण से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। रॉस के पाठ्यक्रम संबंधी विचार, तो रॉस के अनुसार गाथा को अमल क्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, एक शारीरिक और दूसरी आध्यात्मिक क्रिया। तो यहां बात करते हैं आदर्शवाद एवं शिक्षण विधि। तो आदर्शवाद और शिक्षण विधि यानी शिक्षण के लक्ष्य की बात करते हैं कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई एक निश्चित शिक्षण विधि नहीं। बटलर महोदय के अनुसार कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का समर्थक या भक्त न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानते थे। तो प्रश्नोत्तर विधि, प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने प्रश्नोत्तर को विधि को अपनाया था। प्लेटो महोदय ने संवाद विधि को अपनाया। अरस्तु महोदय ने आगमन निगमन विधि को, हर्बर्ट महोदय निर्देशन विधि को और हीगल महोदय तर्क विधि की बात करते हैं। वहीं भारतीय एवं कुछ पाश्चात्य आदर्शवादी विचारक वाद विवाद विधि को मानते हैं और इस व्याख्यान विधि में बालक में सौंदर्यानुभूति की भावना को जागृत करने के प्रयास के अंतर्गत व्याख्यान विधि की बात की गई है। अब बात होती है विद्यालय कैसा होना चाहिए या किस तरह की संकल्पना आदर्शवाद में विद्यालय की गई थी। तो प्राचीन वैदिक कालीन विद्यालय ज्ञान के केंद्र थे जिन पर राज्य और समाज का नियंत्रण नहीं था, अर्थात वह विद्यालय स्वतंत्र थे। सुकरात संगठित विद्यालय के पक्ष में नहीं थे, लेकिन प्लेटो ने विद्यालय के संगठित स्वरूप को मान्यता दिया। शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय को समाज सुधार का केंद्र होना चाहिए। फिर बात करते हैं आदर्शवाद और अनुशासन की। तो यहां आदर्शवाद और
यहाँ जो बात होती है आदर्शवाद और अनुशासन के संबंध में, तो थॉमस और लैंग महोदय के अनुसार, थॉमस और लैंग महोदय के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा था स्वतंत्रता, जबकि आदर्शवादियों का नारा था अनुशासन। तो इस प्रकार आदर्शवादियों का मानना था कि बालक का पूर्ण रूपेण विकास तभी संभव होगा जब वह अनुशासित रहे, और अनुशासित रहकर आत्मानुभूति और आध्यात्मिकता जैसे सद्गुणों को प्राप्त कर सके। दोस्तों, आदर्शवाद में इतना ही है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।